जैसे हम लोग खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बेगूसराय में एजुकेशन का माहौल मेरे ख्याल से खगड़िया से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी नए बनने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज नया बनने वाला है। सरकार का सहयोग है इसमें। जैसे अभी कुछ दिन पहले डिसीजन हुआ कि 35% महिलाओं का आरक्षण इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा, 33% जॉब में रिजर्वेशन दिया गया है। और यहाँ की महिलाएं, जैसे यहाँ आपके पास में स्टूडियो में उमर गर्ल्स कॉलेज है, स्कूल है, तो कहने का मतलब है कि बालिकाओं को पढ़ने का समुचित यहाँ पे व्यवस्था है। और इसमें मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। एटलीस्ट अगर मैं आर्या की बात करूँगा तो वो खुद कम से कम 40 से 50 बच्चों को पढ़ाई होगी अपने स्कूल और कॉलेज के ड्यूरेशन में। मैंने अपने छोटे भाई बहनों या आसपास के घर के लोग कभी भी पढ़ाई के बारे में बातचीत में कभी किसी को भी मना नहीं किया गया। हमारे घर में मतलब ठीक है, हम लोग कभी इसको प्रचारित नहीं किए हैं, हम लोग कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहे, लेकिन हमारे घर में जो शिक्षा के लिए आता है उन्हें कभी लौटाया नहीं जाता है। उसे फाइनेंशियली, मेंटली जिस तरह का मदद पॉसिबल है उसे दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच जो मेहमान हैं उन्हें पूरे बेगूसराय की जनता सुनना चाहेंगी। आज हमारे बीच हैं डिप्टी कलेक्टर अनमोल रतन जी। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूं और जानते हैं उनकी बहन आर्या राज ने 64वीं बीपीएससी में 11वीं रैंक हासिल किया और आर्या राज ने अपना सफलता का पूरा श्रेय अपने भाई को दिया। तो आइए जानते हैं कि वो बेगूसराय के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें क्या योगदान उनके तरफ से रहेगा और वो क्या कहना चाहते हैं उन स्टूडेंट को। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी बहन आर्या जो बीपीएससी की महिला वर्ग में टॉपर बनी, इस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले धन्यवाद कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए। आर्या राज शुरुआत से ही टॉपर्स रही है, मतलब 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है, तो शायद कहीं ना कहीं हम लोगों से इंस्पिरेशन ली। अगर हम लोग सबसे बड़ी दीदी की बात करें तो वो भी सीडीपीओ थी, तो इसका तो मिनिमम लक्ष्य तो सीडीपीओ था ही और उससे आगे जाने का था। उसके बाद हमारे दूसरे भाई बहन सभी सरकारी पदाधिकारी बने, खास करके जब मेरा एसडीसी में हुआ, मेरे से जस्ट बड़े भैया हैं, अभी वो नॉर्थ बिहार के पूरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं। जो सबसे बड़े भैया हैं आर्यन राज, वो सांख्यिकी पदाधिकारी पटना में हैं। और मेरी सेकेंड सिस्टर जो है वो भी शिक्षिका हैं, उन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया है और लेक्चरर के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये घर में माहौल था। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि मेरी मदर पढ़ी लिखी थी, शिक्षिका थी। और जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो पूरे जनरेशन को पढ़ाते हैं, एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो आप एक पर्सन को पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात चरितार्थ यहाँ पे हो रही है। और हमारे घर में मतलब देखा जाए तो आधी आबादी महिला, आधी आबादी पुरुष है, तो सब कोई सरकारी जॉब में है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और जहाँ तक बहनों की बात है तो इनसे इंस्पिरेशन लेके काफ़ी गर्ल्स जो हमारे गांव के हैं, रिलेटिव्स हैं या नहीं भी रिलेटिव्स हैं, जो जानते हैं, वो इंस्पिरेशन लेके पटना में कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का, या पटना विमेंस में पढ़ भी रहे हैं। एटलीस्ट अगर मैं आर्या की बात करूँगा तो वो खुद कम से कम 40 से 50 बच्चों को पढ़ाई होगी अपने स्कूल और कॉलेज के ड्यूरेशन में। मैंने अपने छोटे भाई बहनों या आसपास के घर के लोग कभी भी पढ़ाई के बारे में बातचीत में कभी किसी को भी मना नहीं किया गया। हमारे घर में मतलब ठीक है, हम लोग कभी इसको प्रचारित नहीं किए हैं, हम लोग कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहे, लेकिन हमारे घर में जो शिक्षा के लिए आता है उन्हें कभी लौटाया नहीं जाता है। उसे फाइनेंशियली, मेंटली जिस तरह का मदद पॉसिबल है उसे दिया जाता है। जी सर, जैसे कि आपने अपनी बहन को पढ़ाया, गाइड किया, बेगूसराय की बहुत सारी लड़कियां हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बेगूसराय एक, जैसे हम लोग खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बेगूसराय में एजुकेशन का माहौल मेरे ख्याल से खगड़िया से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी नए बनने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज नया बनने वाला है। सरकार का सहयोग है इसमें। जैसे अभी कुछ दिन पहले डिसीजन हुआ कि 35% महिलाओं का आरक्षण इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा, 33% जॉब में रिजर्वेशन दिया गया है। और यहाँ की महिलाएं, जैसे यहाँ आपके पास में स्टूडियो में उमर गर्ल्स कॉलेज है, स्कूल है, तो कहने का मतलब है कि बालिकाओं को पढ़ने का समुचित यहाँ पे व्यवस्था है। और इसमें मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे वो लोग चाहते हैं कि उसका बेटा पढ़ के कुछ बने, तो वो लोग ये भी सोचे कि बेटी भी देश का नाम, समाज का नाम रोशन करें। तो समाज का, देश का, सबका सहयोग है, लड़कियां आगे बढ़े,
क्योंकि जब तक नारी सशक्त नहीं होगी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे देश का सोसाइटी का आधा प्रतिशत मतलब 50% महिलाएं होती है। तो अगर हमें अपने देश को समाज को आगे बढ़ाना है तो दोनों के कंधों पर ये बोझ पड़ना चाहिए। जी सर। सर आपकी शिक्षा का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? जैसा कि आर्या ने बताया कि वो गांव से पढ़ाई शुरू की थी, तो इनफैक्ट मेरा भी पढ़ाई वहीं से शुरू हुआ था। मैंने अपनी चौथी कक्षा तक गांव के ही प्राइमरी स्कूल से शुरुआत किया। तो उसके बाद मैं भाइयों के साथ पटना आया था। पटना सेंट्रल स्कूल एक है, वहाँ पे मैंने अपनी स्कूली शिक्षा 10th तक की। उसके बाद IIT की तैयारी के लिए मैं कोटा चला गया था, तो वहाँ मैंने DAV पब्लिक स्कूल से 12th किया। IIT कानपुर से मैंने BTech और MTech सिविल इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद फिर मैंने कैंपस सिलेक्शन में जो जॉब HSBC लंदन में लगा था उसको छोड़ के UPSC की तैयारी के लिए गया था। 2 बार मैंने UPSC का इंटरव्यू दिया है और 4 बार मैंने मेंस भी दिया है। संयोग से उधर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, प्रयासरत हूँ। बट इसी दौरान बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से सुनहरा मौका मिला 63वीं BPSC के रूप में, तो जहाँ मैंने प्रथम प्रयास में 7वां स्थान प्राप्त किया था। जी सर। सर आप वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर हैं बेगूसराय के, तो सर आपको यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा मतलब इस एरिया में आकर आपको काम करने में कितना मज़ा आ रहा है? जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 2 जगह पे अभी तक काम किया है, एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। तो दोनों जगह ही मुझे लोगों का सहयोग मिला और बेगूसराय ज़िला में मैं ज़्यादा समय अभी तक व्यतीत किया हूँ। तो यहाँ पदाधिकारी से लेके आम पब्लिक, जनता, मीडिया सबका सपोर्ट मिला। इनफैक्ट जब आपके स्टूडियो के बारे में पता चला कि आप लोग इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज की पॉजिटिविटी को आगे लेना चाह रहे हैं, तो मैं तुरंत एग्री हो गया कि आपके साथ आके मिलूँ, बातचीत करूँ। तो इस तरह से यहाँ पे जो देखा जाए समाज का माहौल अच्छे हैं। थोड़ी बहुत परेशानियाँ सब जगह पे होती है, तो हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। जी सर। सर कोविड में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, खास करके जो हिंटरलैंड के एरिया हैं, दूर दराज के एरिया हैं, और चूँकि हम लोग देख रहे हैं प्राइवेट मीडियम में तो ओब्वियसली वो लोग इंटरनेट के माध्यम का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो एक इंटरनेट का डिजिटल डिवाइड है वो हमारे समाज में उभर कर आ रहा है। हालांकि अभी नए गाइडलाइन के अनुसार सरकार उन लोगों के लिए भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वो लोग भी डिजिटल बोर्ड लगाए, या फिर जो DTH के माध्यम से है, टाटा स्काई वगैरह ये सब जो प्राइवेट कंपनी उनसे संबंध करके, दूरदर्शन है उससे संबंध करके घर तक लोगों को, बच्चों को ये दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए, ताकि वो पीछे ना रह जाए। तो कहीं ना कहीं ये कोविड के कारण समस्या तो आई है, बट लेट्स प्रे एंड होप दैट कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए, पुनः हमारे बच्चे ट्रैक पे आ जाएं। जी सर। सर ये जो कोरोना का 3rd वेव आ चुका है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और सभी लोगों के लिए खतरनाक है। इस पर प्रशासन क्या कर रही है? जी, एक्चुअली मेरी भी ड्यूटी कोविड में लगी हुई थी, तो मैं यहीं काले स्थान चौक पे, ट्रैफिक चौक पे, म्यूनिसिपैलिटी चौक पे चालान काटा करता था। अच्छा। लोगों के बिना मास्क के घूमने के कारण। यहाँ की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है, लेकिन ये है कि एक पर्सनल सुरक्षा का जो भाव है वो होना चाहिए। ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, आपकी पूरी फैमिली की सुरक्षा के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना। अब बोला जा रहा है कि 3rd वेव में बच्चों को ज़्यादा खतरा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रशासन है वो प्रशासनिक तैयारियां, जैसे बच्चों के लिए सदर अस्पताल में स्पेशल बेड बनवाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन युक्त बेड बनवाए जा रहे हैं। इवन जो हमारे दूसरे PHCs हैं, CSCs हैं, उसमें बच्चों के लिए स्पेशल तैयारी की जा रही है। प्रशासन की तरफ से जैसा कि 2nd वेव में देखा गया कि कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ गए, तो उसको देखते हुए पहले से तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि हम लोग जो बच्चे, जो देश का भविष्य हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित कर सकें। जी सर। सर आपको प्रशासन सेवा में कब से रुचि हुई और आपके आदर्श कौन थे? जी, सबसे पहले आदर्श के बारे में बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद रहे हैं मेरे आदर्श, और उनका कहना कि अगर तुम फुटबॉल को एक किक नहीं लगा सकते हो तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तो स्वस्थ रहते हुए, पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना, समाज और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना हमेशा से प्रेरणादायक रहा। और जहाँ तक की बात है कि कब से मुझे इसके लिए प्रेरणा मिली, तो शुरुआत से घर में सरकारी सेवा का माहौल रहा था, और
जब से मेरी बड़ी दीदी का CDPO में हुआ, कहीं ना कहीं वो सामाजिक हेल्प के लिए एक पोस्ट था जिससे कि लोगों को मदद की जा सके, और बड़े भैया हमेशा से प्रेरित करते थे। इसी कारण से जब मैं IIT में गया तो मेरे पास सारे ऑप्शंस खुले हुए थे। अगर मैं चाहता तो अभी लंदन में HSBC में बैठ के काम कर रहा होता, लेकिन अपने समाज से जुड़े रहने के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, और अपने खास करके बिहार के लिए, इवन जब मैं IAS का तैयारी कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, तो हमेशा यही रहता कि अगर मुझे बिहार कैडर ही मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग ये ना, जैसे हम लोग पहले सुनते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो पूरे भारत से लोग निकल के दूसरे देश जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, तो उस तरह से बिहार में भी बिहारियों का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ के लोग अगर आप कहीं भी चले जाएँ, हैदराबाद, बंगलोर, बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाएं, तो आपको वहाँ पे आपको काम करते हुए मिलेंगे। तो हम लोग बिहार में क्यों नहीं काम करना चाहते हैं? जब मैंने बिहार प्रशासनिक सेवा ज्वाइन किया तो लोग यही मुझे बोल रहे थे कि तुम बिहार क्यों आना चाहते हो, तुम्हारे पास तो मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर आप बेस्ट हैं तो आप क्यों नहीं वर्क कर सकते यहाँ? सिर्फ पीछे वाले लोग यहाँ क्यों काम करें? अगर मैं बेस्ट हूँ, मेरे पास बेस्ट दिमाग है, तो मैं यहाँ पे अपना योगदान दूंगा। तो ये एक प्रेरणा का स्रोत रहा कहीं ना कहीं। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़रूर, जो खास करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक जो रूटीन होता है उसको फॉलो करें। कहने का मतलब है कि आप सुबह जल्दी जगें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, और ख़ास करके देखा जाता है कि अगर बच्चे अकेले तैयारी करते हैं कहीं पटना में, कोटा में, कहीं दूर रह के, दिल्ली में रह के, तो उनको अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो इस कोविड के जो सिचुएशन है, इस प्रॉब्लम समस्या को आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें कि आप मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकते हैं। अपने परिवार के साथ रह के, खाने पीने की समस्या होती है बाहर में जो कि आपको घर में नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आपको जो है मेहनत करना है, साथ साथ और भी चीज़ें जो होती है उसको ध्यान में रखना है। मानसिक स्वास्थ्य, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, तो एक शेड्यूल बना के, रूटीन बना के, अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड वे में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो 3-3 घंटे का कम से कम 3 स्लॉट बनाएं, जिसमें कि एक तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट हो। बीच में आप ज़रूर रेस्ट लें, आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट लें। उसमें आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका मन लगा रहे, जैसे म्यूजिक सुनना होता है किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद होता है, किसी को अपने फैमिली से बात करना पसंद होता है, दोस्तों से बात करना पसंद होता है। बट कोरोना का ध्यान रखें और बाहर कम से कम निकलें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो आप लोग ने सुना अनमोल रतन जी कितना अच्छा संदेश हमारे बेगूसराय वासियों के लिए दिया। ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।